प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो हमारे पटल पर। आज 597 कार्यक्रम और दोहर वर्षक 235 व्याह में जुड़ी छन आदरणीय पूरनचंद भट्टजू हल्द्वानी बटी हल्दू चौड़ हल्द्वानी बटी वरिष्ठ साहित्यकार छन और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी हमार आज लोहाघाट पर जुड़ रहे चंपावता ग्रौणी छन और ललित तिवारी जो हमारे कटियूर घाटी गरुड़ा ग्रौणी छन जालंधर कार्यक्रम में जुड़ी छन। मैं सबको अभिनंदन करनो जुड़ गया था और श्रीमती चंपा जोशी जी और श्रीमती भट्ट जी में उनको प्रणाम करते हुए स्वागत करनो। आज कार्यक्रम में हम सुंदर कहानी सुनो डॉक्टर तिलकराज जोशी जो है उन्होंने अभिनंदन करनो, स्वागत करनो, उनको प्रणाम करते हुए निवेदन करो कि आप एक सुंदर कहानी सुनावे कृतार्थ करला डॉक्टर तिलकराज जोशी। स्वागत। धन्यवाद। जो कहानी रिकॉर्ड न है सकीन उन्होंने दोबारा सुनने में और एक कहानी शीर्षक से अंतिम शर्त जो शुरुआत करने मुझे कक्षा 6 के 11-12 वर्षीय इस दुस्साहसी बालक पर अत्यंत क्रोध आ रहा था कि उसने कैसे परीक्षा की कॉपी में प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त फिल्मी गाने तथा पैरोडिया लिखने का साहस किया था। छठाक भर का छोकरा मुझे चिढ़ाए। मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया और मैंने उसे फेल कर दिया। परीक्षा कॉपी के अंतिम पृष्ठों में उसने लिखा था, लिखते लिखते हाथ थक गए, नंबर मिला अंडा, पंडित जी की मति बिगड़ी, हाथ में लिया डंडा। दूसरा लिखा था उसने, किस्मत की कुंजी तेरे हाथ में है, अगर नंबर दे दे तो क्या बात है। फिर आगे लिखा था, मास्टर जी हमें पास कर देना, तुम्हारा भला होगा। खैर, जिस प्रकार उसने अपने मन की थी वैसा ही मैंने भी किया। मैंने उसे अपने विषय में फेल ही नहीं किया वरन पीटा भी और उससे माफी मंगवाई। क्योंकि लड़का प्रतिभाशाली था और आकर्षक व्यक्तित्व का भी था, अतः अर्धवार्षिक परीक्षा की इस गलती का परिष्कार अब उसने तुरंत कर लिया। वह अर्धवार्षिक परीक्षा में केवल मेरे ही विषय में फेल था, अन्यथा उसने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। एक दिन की बात है, यही लड़का अपने पिता को कॉलेज में इसलिए बुला लाया कि वह प्रधानाचार्य से अध्यापकों की शिकायत करे कि वे क्यों कर छात्र के पिता को भरी क्लास में गाली गलौज करते हैं। प्रधानाचार्य ने जब यह सुना कि छात्र के पिता को भरी क्लास में गालियां दी जाती हैं तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और अविश्वसनीय आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उन अध्यापकों को अपने कार्यालय में बुलाकर वस्तुस्थिति का पता लगाना चाहा, लेकिन अध्यापक गण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने कब उन अभिभावक महोदय को गाली दी। अतः उसी छात्र को बुलाया गया। प्रधानाचार्य ने कुछ गंभीरता से पूछा, क्यों मथुरादत्त, क्या तुम्हारे पिताजी को ये अध्यापक भरी क्लास में गाली करते हैं, बकते हैं? मथुरादत्त चुप रहा। बोलो ना, डरो मत, सही बात कहने में। जी हाँ, देते हैं, उसने उत्तर दिया।
तुम्हें या तुम्हारे पिताजी को, मुझे नहीं मेरे पिताजी को क्या गाली बकते हैं? जी, गधा, उल्लू, कमीना आदि कहते हैं। एक अध्यापक अत्यंत क्रोध में आकर पूछने लगे, झूठ भी बोलना सीख गया उल्लू का पट्टा, कब दी हमने तेरे पिता को गाली, कमीने की औलाद? हाथ कंगन को आरसी क्या? आपने अभी अभी प्रधानाचार्य तथा मेरे पिताजी के सामने उन्हें उल्लू तथा कमीना कह दिया। उसी प्रकार अन्य अध्यापक भी समय समय पर मेरे पिताजी को गधा, कमीना, उल्लू, हरामी और आदि निकृष्ट गालियां देते हैं। आप लोग मुझे तो कभी भी गाली नहीं देते, मेरे पिताजी के ही पीछे पड़े हैं। मुझे गाली देनी होती तो पिताजी को उल्लू इतना कहना था कि प्रधानाचार्य को हंसी आ गई। उनका साथ सभी अध्यापकों और अभिभावक महोदय ने भी दिया। अभिभावक ने स्वयं एक चांटा लगाते हुए कहा, चल हट गधे, कमीने के औलाद, साला, और फिर वह क्षमा मांगते हुए चल दिए। इतना सब कुछ होने पर भी छात्र में कुछ ऐसा आकर्षण था कि उसकी शरारत भी प्यारी लगने लगी थी, क्योंकि प्रत्येक शरारत उसको उसकी विद्वता और कुशाग्रता की द्योतक होती थी। वह वस्तुतः बड़े आश्चर्य की बात थी कि शिक्षा की दृष्टि से उसका पारिवारिक वातावरण अत्यंत दीनहीन होने पर भी वह इस क्षेत्र में बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा था, मानो अपने पूर्वजों की कमी को दूर कर रहा हो। उसके दादा दादी अभी जीवित थे। मथुरादत्त अपना स्वयं अकेला भाई था। उसकी एक बहन उससे 2 साल छोटी, प्राइमरी में 4थे दर्जे में पढ़ती थी। इस प्रकार पारिवारिक 6 सदस्यों में 3 पीढ़ियां समाई हुई थी। यह एकमात्र परिवार नेपाल के किसी गांव से चंपावत आ बसा था। अतः दोनों बच्चों को छोड़कर चारों पूर्वजों में नेपाल की ग्रामीणता की अपेक्षित भू विद्यमान थी। परिवार के सभी सदस्य अपना अत्यंत कर्मठ थे, अतः उन्होंने अपने तनिक सी जमीन को सोने का टुकड़ा बना दिया था। गाय, भैंसें और बकरियां पाल रखी थी। उनके घर में दूध की गंगा बहती थी। इतना सब होने पर भी तथाकथित समाज की दृष्टि में वे निकृष्ट वन मनुष्य ही थे, लेकिन इस उपेक्षा की उन्हें कोई चिंता न थी। अपनी प्राचीन प्रथा, रहन सहन और खान पान को यह परिवार अपने में जीवंत रखे हुए था। यह परिवार अपनी वैचित्र रहन सहन एवं वेशभूषा तथा नवागंतुक होने के कारण समाज में चिर परिचित होकर भी अपरिचित ही बना हुआ था। यह मानव समाज की सामान्य विशेषता है कि वह हर नूतन परिवार या व्यक्ति को आसानी से अपने में आत्मसात नहीं। इस बात को समझते रहे होंगे, इसलिए उन्होंने स्वयं समाज के प्रति उपेक्षा का भाव बनाए रखा था। किंतु परिवार की वयोवृद्ध महिला जनसंपर्क एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख अवश्य में रखती थी। वह समाज के भौतिकवादी दृष्टिकोण को गहराई से अनुभव करती थी, अतः उसने जन प्रतिष्ठा और संबंध को दृढ़ करने के लिए इसी भौतिक पक्ष पर आक्रमण किया
और वह परिवार के अन्य सदस्यों से छिपते छिपाते अपने निकटवर्ती लोगों को घी, दूध, दही आदि देकर अपने लिए सम्मान अर्जित करने लगी तथा डोटियाली आमा के पद पर आसीन हो गई। कुमाऊं मंडल में परिचय न होने पर भी आदर देने के लिए हर वृद्ध या वृद्धा को क्रमशः आमा या बुबू शब्दों से संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ दादी व दादा होता है। विशुद्ध हृदय से जो स्नेह मिलते देर नहीं लगती। डोटियाली आमा को भी लोगों का अपरिमित स्नेह मिलने लगा। अब उसे भी दूध से स्नेह खरीदने की आवश्यकता न थी। वह स्नेह यद्यपि डोटियाली आमा तक ही सीमित रहा, लेकिन इस स्नेह के कारण वह परिवार समाज से कटा हुआ न रहा। समाज में परिवार का जातिगत नाम प्रतिष्ठित हुआ, भटजी का परिवार। लेकिन विधि की विडंबना देखे, जनप्रिय डोटियाली आमा ने समाज में अपने परिवार को जातिगत नाम से प्रतिष्ठित किया ही था कि वह अचानक उदर शूल से हमेशा के लिए सो गई, चिर निद्रा में, जहां उन्हें स्नेह खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। वह भट्ट परिवार के लिए दुर्दिन का सूचक था। उनके मरने से पत्नी, माँ, दादी एवं सारा सास का स्थान ही रिक्त नहीं हो गया, अपितु परिवार की सुख समृद्धि का द्योतक दीप भी बुझ गया। उनके मरने की सूचना मिलते ही पड़ोसी ग्रामीण महिलाएं करुण चीख करती हुई वहां पहुंची। पुरुष मुंह लटकाए हुए वहां पहुंचे और छोटे बच्चे मृत शरीर को देख के भय मिश्रित उत्सुकता से उधर आ गए। लोगों का कहना था कि इतनी अधिक भीड़ गांव में कभी किसी के मरने पर नहीं हुई। डोटियाली आमा को ही यह सम्मान मिला कि उनके मरने पर सारा गांव शोकार्त हो उमड़ पड़ा। आज पहली बार भटजी के परिवार को यह अनुभव किया होगा कि समाज में उनकी भी कुछ मान मर्यादा है। उस दिन ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और घटी। डोटियाली आमा को उदरशूल की पीड़ा उस समय हुई थी जबकि वह अपने मकान से आधा किलोमीटर नीचे गाय भैंस को चुगा रही थी। उनके चीखने की आवाज सुनकर उन्हें घर लाया गया और उनके उपचार की कोशिश की गई और सभी पारिवारिक सदस्य उनकी सेवा टहल में जुट गए, किंतु उनकी मृत्यु हो गई। उधर गाय भैंस व बकरियां जंगल की ओर कुछ दूर निकल गई तो शेर को अच्छा मौका मिल गया। शेर के भय से या पीछा करने से जानवर अवश्य दौड़े होंगे। इस भागदौड़ में एक दुधारू भैंस खड्ड में गिर गई और एक बकरी को शेर उठा ले गया। यह सब तब पता चला जबकि डोटियाली आमा का दाह संस्कार कर लोग घर लौटे। विधि की विडंबना देखे, जानवरों की मृत्यु पर भटजी के परिवार को संवेदना भी न मिल सकी। भला कौन व्यक्ति डोटियाली आमा के मृत्यु के सामने जानवरों को महत्व देता? इस मृत्युलोक में जन्म और मरण अत्यंत स्वाभाविक होने पर भी कुछ समय के लिए यह पारिवारिक सदस्यों को प्रभावित करता ही है, लेकिन कालांतर में सब प्रभाव धूमिल पड़ जाते हैं। धीरे धीरे भटजी का परिवार भी इस वज्रपात को भूल ही गया और अपने कार्य में जुट गया। प्रायः इसके एक वर्ष बाद उत्तर प्रदेश सरकार का भूमि का नया
बंदोबस्त प्रारंभ हो गया। इस सेटलमेंट में भटजी की जमीन इस सेटलमेंट ने भटजी की जमीन छीन कर रख दी। बात यह हुई कि जिस जमीन में भटजी रहते थे वह किसी दूसरे की थी और उनकी जमीन कहीं अन्यत्र थी। अपनी बनी बनाई भूमि का मोह किसी को होता है, अतः उसे छोड़ने में दुख होना स्वाभाविक ही है। भटजी के लिए भी यह दुख का ही विषय था। प्रायः मनुष्य अपने को हर परिस्थिति में अनुकूलित कर लेता है, इसीलिए दुनिया चली हुई है। भटजी के परिवार ने भी अपने को नए परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कर लिया। वयोवृद्ध भटजी ने अपने नाती के साथ 1 साल तक पुरानी जमीन में रहने का निर्णय किया और उनके पुत्र बंशीधर ने अपने पत्नी तथा पुत्री विमला के साथ नई जमीन पर कब्जा किया। इस वर्ष मथुरा दत्त कक्षा 7 में चला गया। उसकी बातें पहले से अधिक शरारती होने लगी। यद्यपि डोटाली आमा के मरने से उसमें तनिक गंभीरता भी आ गई थी। हम अध्यापक गण प्राय उसे छेड़ते हुए कहते थे, क्यों रे भट्ट, तुम अपने माँ बाप के साथ न रहकर बहू के साथ क्यों रहते हो? वह तुरंत मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, मैं हमेशा उनका साथ देता हूँ जिनका साथ कोई नहीं देता। क्यों, क्या तुम्हारे बूबू का कोई साथ नहीं देता है? उसने उत्तर दिया, यह तो आप भी स्वयं सोच सकते हैं कि अगर मैं उनके साथ न रहता तो बुढ़ा अकेला न पड़ जाता। अच्छा बताओ, तुमने इतनी बातें करनी कैसे सीख ली हैं? उसका उत्तर होता, मैंने बातें करनी क्यों कहाँ सीखी हैं? हमसे तो जितनी बातें कोई पूछता है हम उसका उत्तर दे देते हैं, बस। क्या तुम अपनी बहन को प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। कितना? जितना वह करती है। और वह तुम्हें कितना प्यार करती है? जितना मैं करता हूँ। इस प्रकार उससे बातें करने में हमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वह अपनी कक्षा में ही नहीं पूरे कॉलेज में विलक्षण प्रतिभा का जीव है। इस बार उसने अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित की परीक्षा ही नहीं दी। जब उससे कारण पूछा गया कि क्यों कर वह परीक्षा में अनुपस्थित रहा, तो उसका उत्तर था, मुझे फेल होकर फिर पास होने में मजा आता है। वार्षिक परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन मथुरा दत्त, हमारे कॉलेज की रौनक, क्रूर नियति की उस चपेट में आ गया कि वह वार्षिक परीक्षा देने से पूर्व ही काल कलवित हो गया। उसकी भटजी 2 भैंसें, 4-5 गाय बैल बकरियां तथा धन धान्य भी ले गया। बात यह हुई कि घास की झोपड़ी में रात को अचानक आग लग गई। संभवतः चूल्हे में आग सुलगने से चीड़ के छिलकों में आग लग गई होगी और गहन निद्रा देवी ने उन्हें तब चैतन्य किया होगा कि झोपड़ी में चारों ओर भयंकर आग लग चुकी होगी। दोनों जन उस अवस्था में ही बाहर आ सके, जबकि 1-2 घंटे बाद उन्होंने पुनः चिर निद्रा लेनी थी। उनकी झोपड़ी जंगल से घिरे उस भूमि में थी जहां वर्षों से रहते आ रहे थे और पड़ोस में कोई न था। दूसरे गांव में बसे बंशीधर को यह खबर मिली तो वह मूर्छित हो गए। उनकी पत्नी वेदना से क्रंदन से दिल दहलाने लगी और बेचारी विमला भी जोर जोर से चीत्कार करने लगी। अब तो बंशीधर जी एक हिंदी लाख मात्र थे, वह अर्ध विक्षिप्त हो गए थे। लेकिन यह संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ मनुष्य कठिन यंत्रणाओं को सहते हुए भी
पुराने घाव को भूलता जाता है। समय विधि के विधान में वह औषधि है कि भयंकर से भयंकर हृदय विदारक वेदना और घाव को समय भर लेता है और मनुष्य को पुनः स्फूर्ति प्रदान करता है। धीरे धीरे बंशीधर जी भी पिछली घटनाओं से इतने उदासीन हो गए कि उन्हें सांसारिक क्रियाकलापों में पुनः रुचि होने लगी। दूसरे वर्ष उनकी लड़की विमला हमारे कॉलेज में कक्षा 6 में भर्ती हो गई। वह अत्यंत सौम्य व तीक्ष्ण बुद्धि की छात्रा थी। हमें लगा कि कॉलेज के रिक्त स्थान की पूर्ति हुई। उसने हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए हाईस्कूल में भी प्रथम श्रेणी में पास किया। इस बीच भटजी के जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। हाँ, वह अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके। आज भटजी हमारे कॉलेज में लड़की के मार्कशीट लेने, हमारा मुंह मीठा कराने एवं हॉस्पिटल से नर्स को बुलाने आए थे। मैंने पूछा, आज नर्स की क्या आवश्यकता है भटजी? भटजी केवल मुस्कुरा दिए, लेकिन प्रिंसिपल महोदय ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, अरे जोशी जी, यह भी कोई पूछने की बात है? भटजी से कहो कि कल वो फिर मिठाई लेकर आए, लड़का व लड़की होने की उपलक्ष्य में। अवश्य साहब, अवश्य आऊंगा। लड़का होगा तो मैं आप सभी लोगों को दावत दूंगा। हाँ हंत, दूसरे दिन भटजी तो नहीं आए, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आया कफन ले जाने। भटजी की पत्नी के लिए, जो मरे बच्चे को जनने की पीड़ा न सह सकी। भटजी को इस आघात से दिल का दौरा पड़ा, लेकिन बच गए। लोगों ने ढाढ़स दिया, जीने के लिए अपने लिए नहीं, लड़की के लिए, और जीने के लिए उन्होंने इस अंतिम शर्त को भी स्वीकार कर लिया। वह चंपा छोड़कर रुद्रपुर चले गए, जहां उन्हें इंटर कॉलेज में किसी भले सज्जन ने चौकीदारी पर चिपका दिया था। लड़की उसी कॉलेज में इंटर फर्स्ट ईयर में भर्ती हो गई। आज ही मैंने सुना कि जीने की अंतिम शर्त विमला को रात के अंधेरे में किसी अनजान नर पिशाचों द्वारा मुंह बांध कर बलात्कार करने के बाद मृत छोड़ जाने से बंशीधर भट्ट जी ने विषाद में अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने सुबह उठने पर ही लड़की के कमरे में जाने पर इस विभत्स घटना को देखा था और इस वेदना को वह न सह सके और हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी दोबारा मैंने सुनाई है, और इस कारुणिक कहानी के बाद आपको दूसरी कहानी सुना रहा हूँ। वो अच्छी है, उसमें आशावादी है और बड़ा बढ़िया है। शुरू में भले ही झंझटें आते हैं, लेकिन अंत इसका बहुत बढ़िया है। दूसरी कहानी का वो है रिजेक्शन। तो अनीता ने अत्यंत खेद के साथ अपने वृद्ध दंतहीन पिता को यह सूचना दी कि उसका बीटीसी में चुनाव न हो सका। अपने झुर्रीदार गालों में सयास मुस्कान लाकर लड़की की ओर उन्मुख होकर बलदेव पंडित जी बोले, बेटी कोई बात नहीं है, ईश्वर को यह मंजूर न होगा। यद्यपि बलदेव जी ने यह बात अत्यंत स्वाभाविक ढंग से कह दी, लेकिन फिर भी अनीता की दूरदर्शी आंखों ने पिता के हृदय की व्यथा को पूरा समझ लिया और उसने मुस्कुराते हुए पिता की गालों के फैलाव से अधिक उनके मस्तिष्क में पड़ी रेखाओं को नोट किया। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। चुपचाप अपने छोटे से कमरे में घुस गई और तख्ते के चौपाए पर लेट गई तथा अपने भूत व वर्तमान की घटना में भविष्य की कल्पनाओं में खो गई। अनीता देख रही है अपनी झोपड़ी के उस किनारे की ओर, जहां एक मकड़ी बड़ी तत्परता से एक जाला बुन रही है।
वह मकड़ी के जाले के बुनाई को देखते हुए अपनी असमर्थता तथा मजबूरियों पर सोचती जा रही है। वह बार बार क्लर्क द्वारा धूर्तता में लिखे मोटे अक्षर में रिजेक्टेड को देख रही है। यह सब कुछ सोचते सोचते न मालूम कब 2 बूंद आंसू उसकी आंखों से लुढ़क कर गालों में आकर गिर गई। बलदेव जी का संपूर्ण जीवन उदर पूर्ति की समस्या समाधान में ही बीता, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन यह जीवन के अंतिम समय में उतार की बारी किसी भी सहृदय के लिए विषय में सहृदय को इस विषय में सोचने को मजबूर कर देता है। उस समय प्रायः संपूर्ण भारत में अकाल की स्थिति थी। भारत को स्वतंत्र हुए प्रायः 12-13 साल हुए थे। परिषदीय अध्यापकों को पेंशन भी नहीं मिलती थी, अतः बलदेव जी की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। श्री बलदेव जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आस्तिकता, उदारता एवं निश्चलता थी। ये तीनों ही कमजोरियां उनकी कारुणिक स्थिति के लिए जिम्मेदार रही हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें इस तथाकथित दुर्गुणों से केवल एक लाभ यही रहा कि वह हर परिस्थिति को ईश्वरीय देन मानकर सहर्ष स्वीकारते रहे और उनके चेहरे में शायद ही कभी किसी ने विद्रुप शिकन देखी हो। मुस्कुराना उनका स्वाभाविक गुण था। अपने जीवन काल में वे पोस्टमैन, चौकीदार, प्राइमरी के अध्यापक व हेडमास्टर रह चुके थे। जीवन के अंतिम 30 वर्ष तक अध्यापक रह चुकने के कारण तथा अपनी वैचारिक शुद्धता के कारण वह पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें रिटायर हुए प्रायः 5 वर्ष हो चुके थे। पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी थी। पारिवारिक सदस्य केवल 3 थे, 21-22 वर्षीय पुत्री, 11 वर्षीय पुत्र राजन और फैन। उधर बलदेव जी भी अनीता के बीटीसी में न चुने जाने से के कारणों पर उद्विग्नता से सोच रहे थे। पुत्री ने जूनियर हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में तथा इंटरमीडिएट वैयक्तिक रूप से परीक्षा देकर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। फिर भी उसका बीटीसी में न चुना जाना एक ऐसी वास्तविकता थी जिसे पिथौरागढ़ जनपद के जिला परिषदों के उच्चाधिकारियों के चमचे एक सामान्य घटना समझते रहे थे तथा जिन घटनाओं पर मानवता के आधार पर विचार करना अपने मानसिक संतुलन को खोकर बहकने के समान ही मानते हैं और भूल से कोई विचार को वाणी में अभिव्यक्त करने लगे तो लोग उसे पागल की ओर मुस्कुरा भर देते हैं। उस पागल की ओर मुस्कुरा भर देते हैं। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना मानसिक दिवालेपन की दूसरी मिसाल मानी जाती है। बलदेव जी को यह घटना याद आ रही है जब वह अनीता के साथ बीटीसी के पिथौरागढ़ गए हुए थे और अनीता को इंटरव्यू होने के बाद वह क्लर्क ने बाहर आकर पूछा था, अनीता कौन है? जी मैं हूं। नमस्कार। अनीता ने कुर्सी में से उठते हुए कहा था, जरा इधर आइए। कहते हुए वह एक कमरे में घुस गया। अनीता ने अपने पिता की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा और बेंच से अपनी लाठी उठाते हुए बलदेव जी भी चलो बेटी कहा। कमरे पर पड़ी लट्ठी को उठाते हुए जब अनीता के पीछे पीछे बलदेव जी भी कमरे में घुसे तो क्लर्क ने क्रोध से आंख लाल कर कहा था, अरे तुम कहां अंदर घुसे आ रहे हो? उत्तर अनीता ने दिया, आप मेरे पिताजी हैं। ऐसी बात है, ठीक है बैठिए। दोनों पिता पुत्री मेज के सामने पड़ी कुर्सी में बैठ गए। बाबू ने घंटी बजाई और चौकीदार को 2-4
दो चार चाय लाने को कहा और बात शुरू की। आपकी लड़की का बीटीसी में चुनाव हो जाएगा। अगर हाँ, देखिए आपका घर कहाँ हुआ? जी चलथी। हाँ, वहाँ घी दूध तो काफी मिलता है। हाँ, होता ही है। मैंने सुना है वहाँ शहद भी काफी होता है। जी हाँ, तो आप अगले सप्ताह फिर आइए और कृपया 1/4 घी और 2 बोतल शहद ले आए। उसी दिन अपनी लड़की की के बीटीसी में चुनाव की खुशखबरी भी ले जाए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आपको तो हमने सबसे अधिक कंसेशन दिया है। अन्य लोगों से तो हम पूरा पत्ता लेते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, नमस्कार कहते हुए बलदेव जी व अनीता जो ही जाने को कुर्सी से उठे तो अचानक क्लर्क बोला, अरे हाँ, चाय के पैसे तो दे जाइए। हम किसे किसे चाय पिलाते रहेंगे। बलदेव जी को कुछ कहना ना आया। उन्होंने चुपचाप 2 रुपए का नोट टेबल पर रख दिया। क्लर्क ने निर्लज्जता से अनीता की ओर आंख मारते हुए नोट को अपनी भीतरी जेब में डालते हुए मुस्कुरा भर दिया और कहा, धन्यवाद। अगले सप्ताह दिवाली का त्योहार मना मना मनाना है, लेकिन पल्ले में एक ढेला भी नहीं है। यह बात बलदेव जी को तब अधिक दुखदाई लगी जब पुत्र राजन ने स्कूल से आकर पूछा था, पिताजी हम खिले बतासे और पटाखे कब लेंगे? उत्तर दिया, अभी तो दिवाली के काफी दिन है बेटा। लेकिन बॉबी के लिए तो उसके पिताजी आज ही ढेर सारे सामान ले आए हैं। राजन ने हर्षोल्लसित होकर कहा, हम भी लेंगे अपने राजा के लिए। राजन खुशी के मारे उछलता हुआ खेलने चला गया। उसे क्या मालूम कि उसने अपने पिताजी को उद्विग्न कर दिया है। अनीता को जब बलदेव जी ने राजन के आग्रह की बात कही तो उसने अपने कट डिब्बे से कुछ रुपए निकाले जो कि उसे कभी कहीं से दक्षिणा में मिले थे। बलदेव ने उन रुपयों को कुंवारी लड़की से नहीं लेना चाहा, पर मजबूरी थी। उन्होंने आर्द्र कंठ से लेकिन मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, बेटी तुम्हारी शादी के दिन एक एक पैसा दे दूंगा। लड़की का रुपया अपने सिर में नहीं रखूंगा। छी बाबा, ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं कोई पराई हूँ? नहीं बेटा, पराई नहीं, तुम अपनी हो, मेरी बेटी हो। लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को। मैं स्वयं सामान ले आती हूँ ताकि आपको ऐसा महसूस न हो कि लड़की का रुपया खर्च किया। बलदेव जी को यह ठीक लगा, भले ही वह जानते थे कि कान सीधे पकड़ो या उल्टे, बात एक ही है। अब दुकान में बात हो रही है। यार कौन थी वह? बिजली सी है साली। आंख दबाते हुए राकेश ने अपने दुकानदार साथी संजय से पूछा, पता नहीं भाई कौन है, भोली भाली सी लगती है, कभी कभी आ जाया करती है दुकान में। अरे यार तुम्हें फंसाना चाहती होगी, भोली भाली नहीं है वह, बहाने से आती है तुम्हारी दुकान पर। नहीं तो इस महंगाई के जमाने में 8-10 आने में पटाखे, वो भी कम पैसे वाले, 300 ग्राम खिले बतासे और एक कैलेंडर, कोई तुक है? गरीब घर की होगी यार, देखते नहीं बेचारी के पास कुर्ता पायजामा भी फटे हाल है। तो वो हंसता है। या क्या तुम ऐसा समझते हो कि कोई इतना गरीब हो सकता है कि 1.25 रुपए से ही दिवाली के सामान ले ले और जवानी को भी ढकने के लिए कपड़ा ना हो? देखा नहीं कुर्ता कहाँ फटा था? ठीक कसाव में। इसी बीच राकेश को उसके भैया ने भोजन के लिए बुला लिया और संजय अकेला अकेला राकेश की भावनाओं को व्यथित हृदय से जायजा लेने लगा और उस लड़की के बारे में भी सोचने लगा।
वह झुका झुका यह सोच ही रहा था कि नारी कंठ की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। भाई साहब, उसने देखा, सिर उठाया तो देखा वही लड़की दोबारा आई है। आश्चर्य से उसने पूछा, क्या है, आप खुले हुए कैंडल बेचते हैं? हाँ, यह है 4 आने का एक। नहीं, छोटे वाले कैंडल्स। सॉरी, वे तो पैकेट में ही मिलेंगे। लड़की ने बाहर गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, और जाने लगी। संजय से न रहा गया, वह बोला, देखिए, आपको मैंने पहचाना नहीं। किसे? मुझे? जी, मैं पंडित श्री बलदेव की लड़की हूँ। मास्टर साहब बलदेव की? जी हाँ, बैठिए ना, वह तो मेरे गुरु रहे हैं। आपका शुभ नाम? अनीता। अनीता ने बैठते हुए कहा। अनीता? संजय ने आर्द्रकंठ से लगभग चीखते हुए कहा और उसके डबडबा आई। अनीता की समझ में कुछ भी नहीं आया कि वह सब कुछ क्या हो रहा है। वह मन ही मन कुछ घबराहट भी महसूस करने लगी और अंत में पूछी बैठी, अनीता नाम सुनकर आप विचलित क्यों हो गए भाई साहब? वह मर गई है इसलिए। क्या? वह कौन थी? जो चीखते हुए उसने अनीता ने पूछा। तुम्हारी ही तरह और तुम्हारी ही उम्र की, लगभग तुम्हारी ही उम्र की मेरी एकमात्र बहन। अनीता की समझ में न आया कि वह किन शब्दों में उसे सांत्वना दे। कब हुई यह घटना? प्राय 1 साल हो गए हैं। अफसोस, वातावरण काफी बोझिल हो गया था। कुछ ही देर चुप्पी के बाद अनीता ने कहा, अच्छा भाई साहब, मैं चलती हूँ। संजीव ने कैंडल्स का एक पैकेट अनीता की झोली में डालते हुए कहा, मेरी बहन की स्मृति में आप इन्हें जला दें तो मैं सोचूंगा कि मेरी अनीता जीवित है। बेटा राकेश, अगला है। ये क्या हो गया? आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? जी जी, बढ़िया आ रही है। बेटा राकेश, मान जाओ, वह अच्छी लड़की है, उससे शादी कर लो। पिताजी, मुझे प्रेस नहीं करें, अन्यथा मुझे निर्लज्जता आपको उससे शादी न करने का कारण बताना पड़ेगा। वह तो हम कह ही रहे हैं, शादी नहीं करने का कारण क्या है? सुनेगा फिर। वह चरित्रहीन है। उसका संबंध दुकानदार संजय से है। आप नहीं देखते, वह रोजाना संजय की दुकान में आते जाते रहती है, हंसते बोलते रहती है। दुकान में आना और हंसना बोलना कोई चरित्रहीनता की निशानी नहीं है। आपको क्या? तब वह उत्तर देता, आपको क्या यह भी पता है कि भैया दूज के दिन राकेश उसी के घर था और वह भी कभी कभी यहाँ रह जाया करती है? तो उसका पिता कहता, अरे भाई, उसका भाई बहन का रिश्ता है, समझते क्यों नहीं? पिताजी, आपकी बुद्धि तो सखिया गई है। हमने तो कॉलेज लाइफ में सैकड़ों को बहन कहा, और क्या वे सब हमारी बहन हो गई? फिर बात भाई बहन कहने तक की सीमित होती तो ठीक है। यह आने जाने का तांता, कपड़े बनाना, त्योहारों पर गले लगना, छी छी, मुझे तो सोचते ही घृणा होती है। खैर, उसकी शादी नहीं होती वहां। जब श्री बलदेव जी को पंडित काशचंद्र ने अपने पुत्र राकेश के लिए उसकी लड़की का संबंध मांगा, तो श्री बलदेव जी को दूर क्षितिज पर आशा की धूमिल किरणें टिमटिमाते हुए दिखने लगी थी। लेकिन आज जब उन्हें पुनः राकेश की ओर से रिजेक्शन का पत्र मिला, तो इसको इस तरह से बिटिया को 2 बार रिजेक्शन मिल गया है। एक बार बीटीसी में नियुक्ति का, एक बार ये वाला रिजेक्शन का पत्र मिला। तो बलदेव जी अपनी बूढ़ी आंखों से के गर्तों से भी 2 बूंद आंसू नहीं रोक सके और वे टप टप कर उनकी गालों की झुर्रियों में समाने लगे। अनीता और संजय ने भी इस रिश्ते को ठुकराने का कारण न छिपा रहा। अनीता और संजय को पता चल गया कि उन दोनों के रिश्ते को अपावन माना है, इसलिए उसने यह रिश्ता ठुकराया है।
इसी बीच अनीता ने अपने पोते का संबंध मांगने प्रसादी लाल जी भी आए थे, अनीता से अपने पोते का संबंध मांगने। उन्हें अनीता के चरित्र के विषय में तो तिल भर भी शंका न थी, लेकिन लेन देन की बात न बन सकी, अतः इधर से भी निराशा ही लगी। प्रसादी लाल के लड़के से भी शादी नहीं हो पाई, तो इधर संजय का विवाह होना भी निश्चित हो गया। अनीता और उसका भाई राजन एक सप्ताह पूर्व ही विवाह की तैयारी के लिए संजय के घर आ गए। अनीता अब उसका तो भाई जैसा हो गया था संजय, तो संजय के घर आकर उसके विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। अनीता ने नवदंपति का दरवाजा रोका, जैसे बहनें रोकते हैं वैसे अनीता ने रोका। संजय ने बड़े प्यार से रस्म अदायगी की मोटी दक्षिणा दी। राकेश भी आमंत्रित था। उसे अब अपनी गलती पर एहसास हुआ, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उधर श्री प्रसादी लाल जी के लड़के, जो कि वकील है, ने को जब पता चला कि अपने पिता को यह बताया कि बलदेव जी की लड़की की शादी संजय के पिता स्वयं करने वाले हैं। अब संजय भले ही वहां दुकानदारी करता था, लेकिन उसके पिता बड़े अच्छे मक्कड़ आदमी थे, तो दहेज के लोभ में वह पुनः बलदेव जी के से लड़की का संबंध मांगने आए। मगर अनीता को इस बात का पता चलने पर कि इसका नाती वही का लड़का है जिसने पिथौरागढ़ में बदतमीजी की थी, स्वयं हस्तक्षेप करते हुए कह दिया कि यह संबंध नहीं होगा। राकेश के पिताजी ने उसके यह कहने पर कि वह अनीता से शादी करना चाहता है, बलदेव जी के पास आए थे, लेकिन अनीता ने सुंदर अक्षर में रिजेक्टेड लिखकर राकेश तथा क्लर्क के को दोनों को, राकेश को भी और उस क्लर्क को भी रिजेक्टेड करके कार्ड भेज दिया। दोनों ने ही रिजेक्टेड किया था, उन्हें उन दोनों को भी रिजेक्टेड ही मिल गया। रिजेक्टेड कार्ड भेज दिया। वह उसे भैया संजय ने सुझाया था, उसके भाई संजय ने सुझाया था, क्योंकि भैया संजय को पता था कि उसके पिता ने उसकी मुंह बोली बहन का विवाह हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, कोई डॉक्टर थे, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवमंगल पांडे से निश्चित कर दिए थे उसके पिता की शादी। तो उन्होंने कहा अब तो दोनों को ऐसा लिख दे, और इस तरह से उसकी शादी डॉक्टर से हो गई। ये कहानी है रिजेक्शन। तो आप लोगों को ये शायद मेरी दूसरी कहानी काफी आशावादी और अच्छी लगी होगी। बहुत सुंदर दोषी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मोहन मोहन कृति पटल से खीर से ना खीर, मोहन कृति पटल की जो खीर आप इगले खा गए, आपके हाजमा को सैल्यूट करता हूँ। जोशी जी अगर संक्षेप में कहें तो जैसे को तैसा, ऐसा किस्म का इसका आंसर ही निकल जाता है। जैसे को तैसा, जैसा उसने किया वैसा उसको जवाब मिल गया। बहुत आनंद है आपको, और बहुत जो पहल हमार कहानी थी वो भी तो बहुत दुखांत थी, वो कहानी जो अंत थी, और जो लोक व्यवहार थी, और शिक्षा जगत में जो दंड जन और आजक तो नहीं, आज जो नई शिक्षा नीति में ये में हम बच्चा का डांट ले नहीं सकन, वो भी भावनात्मक वो प्रताड़ित नहीं कर सकन, वो ज़्यादा बोझ ले नहीं दे सकन हम वो, है ना। और वीक साथ में गाय जन तो बहुत दूर बात है कि, और दंड जन बहुत दूर बात है कि आजक में, लेकिन पहले को जो परिवेश ही वी चित्रण आप ये कवि ये कहानी माध्यम करो, तो ये में वो परिवेश हमार जमाना जो थी वो हमारे सामने में आ जा, और दोहर जो पारिवारिक परिस्थिति, जो कष्टमय जीवन और सुख साधनों कमी और कुछ अज्ञानता, यह हमारे समाज में पहले व्याप्त थी। तो आज में लगभग 40-50 साल पहले का जो समाज थी उमें यह चीज़ देखो थी, आपको बहुत सुंदर उमें वर्णन कर रखा, और दोहर जो कहानी थी ये लोग बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति और बहुत शब्द संयोजन और बहुत डायलॉग थी। मैं आपको बहुत बधाई देना और धन्यवाद करना, आप ये सुंदर पाठ करो।
और सब लोग के पटल पर में आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट, हसमुख जी, डॉक्टर दीप चौधरी जी, अल्लाह आभारी छूँ। आदरणीय पूरन भट्ट जी को हम प्रणाम करनो, सबको प्रणाम करनो। ललित तिवारी जी जुड़ी छन जालंधर बटी, और सबों ने कहानी सुनी, सबको भल लगो। तो आज के कार्यक्रम को आप समाइल होने लग रहा, तो मैं आज्ञा चाहन कि आप आज्ञा देला और शुभ रात्रि करनो, प्रणाम करनो। वो फिर नई कहानी लगा हम फिर मुलाकात करो। शुभ रात्रि, सबको धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। जयजू हंसना